च1 अंतरा का पैलेस में आना। दिल्ली करुणा अनाथालय। सुबह के 5 बज रहे थे और उस अनाथालय में एक लड़की की आरती की आवाज गूंज रही थी। उस आवाज को सुनकर उस अनाथालय के मालिक, जिनकी उम्र लगभग 60 से 65 साल थी, वो मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर से उठे और कमरे से बाहर निकले, फिर मंदिर की ओर बढ़ गए। उस लड़की की मीठी आवाज से उस अनाथालय के छोटे छोटे बच्चे भी जग गए और वो लोग भी उठकर मंदिर में आ गए। राकेश तलवार, जो उस अनाथालय के मालिक थे, वो मंदिर पहुंचे और उस लड़की की आरती सुनने लगे जो विष्णु जी की प्रतिमा के आगे गा रही थी। कुछ देर बाद आरती खत्म हुई और वो लड़की पीछे मुड़ी तो पीछे सबको खड़ा देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो आरती की थाल लेकर सबके पास गई। राकेश जी मुस्कुराते हुए उस लड़की से बोले, इतनी प्यारी आवाज सुनने के अब हम आदी हो गए बेटा, और अब आप यहाँ से चली जाएंगी। पता नहीं हम आपके बिना कैसे रहेंगे। जिसे सुनकर वो लड़की राकेश जी के गले लगते हुए बोली, बाबा मैं नहीं जाना चाहती, आप ही मुझे उन अनजान लोगों के पास भेज रहे हैं, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर राकेश जी उसे अपने सामने करते हुए प्यार से बोले, बेटा आपकी अच्छी परवरिश, अच्छी जिंदगी के लिए आपको खुद से दूर कर रहे हैं, वरना हम कभी आपको यहाँ से कहीं नहीं भेजते। वो लड़की ये सुनकर सुबकते हुए शिकायती लहजे में बोली, अच्छी परवरिश तो आप भी दे सकते हो बाबा, और जहाँ तक बात रही अच्छी जिंदगी की, तो मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी, जिससे मैं आपका और इन सब बच्चों का ध्यान भी रख लूंगी। उस अनाथालय में और भी लड़कियां और बच्चे थे, पर राकेश जी के सबसे ज्यादा करीब यही लड़की थी। राकेश जी इस लड़की को बहुत मानते थे, उसे सगी बेटी से बढ़कर प्यार देते थे। राकेश जी उसकी बातें सुनकर उसे प्यार से समझाते हुए बोले, बेटा अभी आप इतनी कम उम्र में हमारा बोझ मत उठाए, अब आप वहाँ अपनी जिंदगी खुलकर जीना और हमेशा खुश रहना। सबसे बड़ी बात, आपने ही उस खानदान की बड़ी मालकिन की जान बचाई थी उस दिन रोड पर, जिस वजह से वो आपसे बहुत खुश हुई, और उन्हें जब पता चला कि आप उन्हीं के अनाथालय में रहती हैं, तो उन्होंने बिना देर किए हमसे आपके बारे में बात कर ली, ताकि वो अपनी जान बचाने की कीमत के बदले आपको अच्छी परवरिश दे सके। आप उन्हें पहली नज़र में ही काफ़ी पसंद आ गई बेटा। ये सुनकर उस लड़की को उस दिन मंदिर का वो हादसा याद आ गया जब वो मंदिर से लौट रही थी। उसने एक बूढ़ी औरत को कार से टक्कर लगने से बचाया था। उस वक्त उसने ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर वो बूढ़ी औरत ही उसकी ज़िंदगी ऐसे बदलने वाली थी। वहीं राकेश जी काफ़ी प्यार से उस लड़की को समझा रहे थे कि तभी पीछे से किसी अधेड़ औरत की कर्कश आवाज़ आई, जो शायद उसी लड़की को ताने दे रही थी। वो औरत राकेश जी की बीवी सुनीता थी, जो उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो लड़की बाकी सभी वहाँ की लड़कियों से ज़्यादा उनके पति के करीब थी, जो सुनीता को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, और वो इसीलिए उस लड़की से नफरत करती थी। जबकि बाकी लड़कियों से वो अच्छा सलूक करती थी, क्योंकि उनके पति के करीब ये लड़की थी, इस वजह से वो उससे चिढ़ती थी। और उस लड़की का राकेश के करीब होने का भी एक कारण था, क्योंकि वो लड़की सबसे भोली और शांत थी। वो कभी सब बच्चों या लड़कियों के जैसे जिद नहीं करती थी, वो राकेश जी की परिस्थितियों को समझती थी। ये भी एक वजह थी कि राकेश जी उसे ज़्यादा मानते थे। तभी सुनीता गुस्से में उस लड़की से बोली, अगर सुबह सुबह ये नाच गाना हो गया हो तो जाकर और सारे काम भी कर लो, क्योंकि अभी सुबह ही आ जाएंगे वो लोग जो तुम जैसी कर्मजली को ले जाएंगे। उस औरत की इतनी कड़वी बातें सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, जी अम्मा हम अभी जाते हैं। कहकर वो लड़की वहां से चली गई। वहीं राकेश जी गुस्से से अपनी बीवी को देखते हुए बोले, आपकी वजह से ही हम उसे दूर भेज रहे हैं। जब से वो लड़की आई थी तब से आपने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया, कम से कम जब वो जा रही है तब तो आप कुछ अच्छा बोल सकती हैं। सुनीता उनकी बात पर तमतमाते हुए बोली, वो मेरी कोई नहीं है तो मैं उससे कोई रिश्ता क्यों रखूं? आप मुझसे उसके लिए कोई अच्छाई की उम्मीद मत रखा करिए। ये कहकर सुनीता वहां से चली गई और राकेश जी लाचारी से उन्हें देखते रह गए। कुछ देर बाद सुबह के लगभग 10 बजे 2 शानदार लंबी कार और एक वैन करुणा अनाथालय के बाहर रुकी। पहली कार के ड्राइवर ने जल्दी से बैक साइड का डोर ओपन किया। उसमें से एक 70 साल का बूढ़ा आदमी निकला, जिन्होंने एक सफारी सूट पहन रखा था। तो वही कार की दूसरी तरफ से एक 60 साल की औरत निकली। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जवानी में काफ़ी खूबसूरत रही होंगी। तभी दूसरी कार से एक आदमी, जिसकी उम्र 49 से 50 साल थी, जिन्होंने बिजनेस सूट पहन रखा था, वो निकले और उन्हीं के साथ एक 45 साल की औरत भी निकली। वो उस आदमी की बीवी लग रही थी। वहीं वैन से उनके गार्ड्स बाहर निकले, जो उनके आसपास खड़े हो गए। उनमें से बूढ़े आदमी का नाम परितोष ओबरॉय था। वो वेल रिप्यूटेड कंपनी सिग्मा और ओबरॉय ग्रुप के हेड थे।
ऐसा माना जाता था कि इन दोनों कंपनी की yearly टर्नओवर अरबों में थी, जो काफ़ी ऊंचे मकाम पर थी। वहीं उनकी पत्नी देविका ओबरॉय जो फीमेल हेड थी और उनके इकलौते बेटे शिशिर ओबरॉय कंपनी के चेयरमैन थे, जो इस समय अपनी बीवी बिपाशा ओबरॉय के साथ खड़े थे। वो सब अंदर की ओर आए। उन्हें लेने सुनीता और राकेश जी आए। वो सब एक दूसरे से बहुत गर्मजोशी और प्यार से मिले। भले ये लोग बड़े खानदान के थे, पर इनके अंदर जरा भी घमंड नहीं था। ये सबको एक नज़र से देखते थे। राकेश जी मुस्कुराते हुए परितोष जी से बोले, परितोष जी, आपसे मिलकर खुशी हुई, अंदर आइए ना। आपकी बदौलत ही तो आज ये अनाथालय है। परितोष जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने तो बस कुछ रुपयों की मदद की है, इसे संभाला तो आपने है। उनकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। सभी को राकेश जी लिविंग एरिया में ले आए और सभी को बैठने के लिए कहा। सुनीता चाय नाश्ता लाने चली गईं। सुनीता इतने बड़े और रईस खानदान को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। वहीं सभी हॉल के सोफे पर बैठ गए। फिर देविका जी राकेश जी से बोली, हमारी बच्ची कहाँ है? दिख नहीं रही कहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने वादे से पीछे हट रहे हैं? उनकी बात पर राकेश जी हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, हम भला कहाँ छिपाएंगे उनको। वो अभी आती होंगी और हमें अपना वादा याद है। उनकी बात पर सब मुस्करा दिए। ओबरॉय फैमिली एक नामी गिरामी फैमिली थी। इनकी फैमिली में परितोष जी के इकलौते बेटे शिशिर ओबरॉय थे, जिनके भी बस 2 बेटे थे। वहीं देविका जी जिसकी जान उस लड़की ने बचाई थी, उन्होंने इस बारे में पता लगाया था और उन्हें जब ये पता चला कि वो लड़की उन्हीं के अनाथालय की थी, तो देविका जी ने घर में सभी से बात की और फिर उन्होंने बताया कि वो उस लड़की को अपने घर में लाना चाहती थी। अपने जान बचाने के बदले में वो उसे अच्छी परवरिश देना चाहती थी। उनकी ये बात जब सबने सुनी तो वो भी मना नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी बातों को कोई नहीं टालता था। इस वजह से अगले ही दिन उन्होंने अनाथालय के मालिक राकेश जी से बात की और उनसे सारी बातें बताई। राकेश जी भी उनकी बात नहीं टाल पाए, क्योंकि वो भी चाहते थे उस प्यारी लड़की को अच्छी परवरिश मिले, इसलिए उन्होंने उन सबको दूसरे दिन ही आने के लिए कह दिए। अनाथालय खुद ओबरॉय खानदान का था, जिस वजह से उन्हें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो उसकी अच्छी परवरिश नहीं करेंगे। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था। तभी परितोष जी ने अडॉप्शन के सारे पेपरवर्क को पूरा किया और राकेश जी ने भी अडॉप्शन पेपर पर साइन कर दिए। फिर सुनीता सभी के लिए चाय नाश्ता लाए और सभी ने चाय का कप अपने हाथों में लिया। तभी उन्हें किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी और सब ऊपर सीढ़ियों की ओर देखने लगे। तो वहां सीढ़ियों से लगभग 19 साल की लड़की अपनी पलकें नीचे झुकाए धीरे कदमों से नीचे आ रही थी। वो लड़की दिखने में काफ़ी खूबसूरत और मासूम सी थी। होंठ बिल्कुल किसी गुलाब की पंखुड़ी जैसे थे, काले लंबे सिल्की कमर तक बाल थे और 5.3 इंच की हाइट थी। बिल्कुल लीन पर्सनैलिटी थी, जो उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहा था। उसने इस समय एक रेड कलर का अनारकली सूट पहन रखा था और दुपट्टे को सलीके से अपनी गर्दन से चिपका रखा था। वो अपने धीमे कदमों से राकेश जी के पास आए और उनके साइड में अपना सर नीचे करके खड़ी हो गई। वहां बैठा ओबरॉय परिवार उस लड़की की खूबसूरती की तारीफ मन ही मन में किए जा रहा था। उन्हें उस लड़की का शांत भाव और सादगी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तभी बिपाशा जी प्यार से उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, बेटा आपका नाम क्या है? वो लड़की उनकी बात सुनकर धीरे से बोली, मेरा नाम अंतरा है। उसका नाम सुनकर सब मुस्कुरा दिए और शिशिर जी उसे अपने पास बैठने को बुलाए। बेटा आप आकर यहाँ बैठो और हम लोगों से बातें करो, क्योंकि अब आपको हम लोगों के साथ रहना है। अंतरा बहुत शांत और थोड़ी चंचल स्वभाव की लड़की थी, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाते हुए राकेश जी की तरफ देखने लगी। राजेश जी ने हाँ में इशारा किया तो अंतरा उनके पास जाकर बैठ गई। सब उसकी घबराहट को समझ रहे थे, क्योंकि ऐसे नए लोगों के साथ खुद को ढालना थोड़ा मुश्किल था। सभी उससे बहुत अपनेपन से बात कर रहे थे, उसे परायों जैसा एहसास नहीं होने दे रहे थे। अंतरा को अब अजीब महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे सभी का स्वभाव बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बीत जाने के बाद फिर परितोष जी फिर उठते हुए बोले, अच्छा तो अब हम अंतरा को लेकर चलते हैं। ये बोलते हुए उन्होंने अंतरा को देखा। हालांकि वहां हर साल हर लड़की और बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए परिवार आया करता था और राकेश जी को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, पर अंतरा उनके ज़्यादा करीब थी, इस वजह से उनके चेहरे पर हल्की उदासी आ गई। अंतरा को इतना मानने के पीछे राकेश जी के कुछ कारण थे, पर फिर खुद को संभालते हुए वो सबको लेकर बाहर की तरफ निकल आए। अंतरा अभी कॉलेज नहीं जाती थी, इसलिए वो बस कुछ कपड़े पैक करके अपने साथ ले आई। जाते समय अंतरा राकेश जी के सीने से लग गई तो राकेश जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा।
वहीं परितोष जी अंतरा की उदासी देखकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा आप अपने घर जा रही हैं, हम सब आपके दादा दादी हैं। हम आपको अपने साथ सिर्फ इसलिए ले जा रहे हैं ताकि आप अपना भविष्य बना सके, अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल कर सके। आप हमें अपने दादा दादी कह सकती है, बाकी उस घर में जो और लोग हैं उन्हें आपको जो कहना हो वो आप कहिए। हम सिर्फ आपके भविष्य को बनाने के लिए आपको अपने साथ ले जा रहे हैं। अंतरा के लिए ये सब एक्सेप्ट करना अभी बहुत मुश्किल हो रहा था। जाहिर सी बात थी, अंतरा कोई 4 साल की छोटी बच्ची नहीं थी जिसे कोई टॉफी देकर फुसला सकता था और उसे अपने साथ अपने घर आसानी से ले जा सकता था। अंतरा 19 साल की समझदार लड़की थी जिसके लिए उस अनजान से घर में जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे वहां के लोगों के साथ एक झिझक महसूस हो रही थी। ओबरॉय खानदान उस अनाथालय के सबसे बड़े ट्रस्टी थे और वो हर साल कई सारे बच्चों को अच्छी नौकरी और उनके अच्छे भविष्य के लिए मदद करते थे। कई सारी अंतरा जैसी लड़कियों का उन्होंने भविष्य सुधारा था। ओबरॉय खानदान ने अंतरा को अपनी बेटी के तौर पर कभी अडॉप्ट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो उसे देविका जी की जान बचाने के बदले एक अच्छी लाइफ देने के लिए अपने पास रखने की बस अडॉप्शन की फॉर्मेलिटी पूरी की थी। वहीं अंतरा का मकसद वहां जाने का सिर्फ इतना ही था कि वो सिर्फ पढ़ाई करके अपने दम पर एक को खोल ले, जिससे कि वो अपने जैसे सभी अनाथ बच्चों को उनका अच्छा भविष्य दे सके। और अपने इसी मकसद को सोचते हुए अंतरा सबके साथ कार में बैठकर अपनी जिंदगी के नए सफर की ओर बढ़ गई। कैसा होगा अंतरा का नया सफर? अब क्या मोड़ लेगी अंतरा की सिंपल सी लाइफ? चट्टू, इंडिया का सबसे हॉटेस्ट बंदा। अब आगे 2 घंटे बाद उन सबकी कार एक महल के आगे रुकती है जो किसी राजा महाराजा की तरह लग रहा था और उसका नाम भी ओबरॉय पैलेस था। एक बड़े से गेट से होते हुए उन सब की कार एंट्रेंस पर आकर रुकती है। गार्ड्स जल्दी से आकर उन सब का डोर ओपन करता है और सब बाहर निकलते हैं। अंतरा तो अपने सामने का नज़ारा देखकर शॉक्ड ही हो जाती है, क्योंकि उसने सिर्फ आज तक किस्से कहानियों या फिर कभी कभी टीवी वगैरह में ही इस टाइप का महल देखा था, पर आज वो अपने सामने देख रही थी। आगे बहुत बड़ा गार्डन जहां हर तरह के पेड़ पौधे लगाए गए थे, उसी के बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन पूल जो उस गार्डन की रौनक बढ़ा था। आगे का नेम प्लेट डायमंड के अक्षरों में ओबरॉय पैलेस लिखा हुआ था। अंतरा सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी, तभी बिपाशा जी प्यार से आकर अंतरा से कहती है, बेटा ये आपका भी घर है, अब अंदर चले। अंतरा प्यारी सी स्माइल करके हाँ में सर हिला देती है और सब अंदर की तरफ आते हैं। अंदर का नज़ारा बाहर से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। सारी चीज़ें लग्जूरियस, कस्टम डिज़ाइन, वेल मेंटेन थी, जो सच में एक महल का लुक दे रही थी। सभी लिविंग एरिया में आकर बैठते हैं और अंतरा भी उनके साथ बैठ जाती है। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था इतने बड़े घर में, क्योंकि वो हमेशा से एक छोटे से घर में ही रही थी और इसलिए यहाँ उसे अजीब लग रहा था। सब उसे देखकर ये समझ रहे थे कि तभी कुछ नौकर आकर उन लोगों को पानी और कुछ खाने को सर्व करते हैं। अंतरा कुछ नहीं खाती तो देविका जी उससे बोली, बेटा आप कब तक ऐसे ही शर्माओगे? अब आपको यहाँ तब तक रहना है जब तक कि आपकी हम लोग कहीं अच्छी जगह शादी नहीं कर देते, इसलिए आप अब खुलकर जिए अपनी जिंदगी। फिर आगे बोली, आपका रूम ऊपर रेडी करवा दिया है, आप जाए आराम करिए, खाने के लिए हम आपको बुला लेंगे। अंतरा ये सब सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि उससे आज तक किसी ने भी प्यार से बात नहीं किया था और न ही उसकी इतनी परवाह की थी सिवाय उसके बाबा के। पर वो इन लोगों की परवाह देखकर अपने आप को लक्की समझने लगी। अंतरा भी प्यार से बोली, जी दादी माँ। उसके मुंह से दादी माँ सुनकर सबको बहुत खुशी मिली। फिर अंतरा एक नौकर के साथ अपने रूम की तरफ चली गई और फिर शिशिर जी बिपाशा जी की तरफ देखते हुए बोले, ध्रुव आउट ऑफ टाउन गया है बिजनेस के सिलसिले में, वो शाम तक आ जाएगा, अब मैं भी ऑफिस चलता हूँ। वो उठते हुए बोले। फिर वो बिपाशा जी की तरफ देखकर फिर बोले, और हाँ आपके साहबजादे भी रात के दिन के वक्त हमें दिख जाने चाहिए, वरना इस बार ना आप उन्हें बचा पाएंगी ना आपकी माँ जी। वो देविका जी की तरफ इशारा करते हुए बोले। देविका जी और बिपाशा जी ये सुनकर मुंह बना लेती है और शिशिर जी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद परितोष जी उठते हुए बिपाशा जी और देविका जी को जाते हुए बोले, आप दोनों हमारे पोते को उसके खड़ूस बाप से बचा लीजिएगा, क्योंकि आज वो 2 दिनों से घर नहीं आया है और उसका बाप उसे बिना ताने दिए छोड़ने नहीं वाला। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गए। वहीं देविका और बिपाशा जी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। इसी तरह सारा दिन बीत गया। अंतरा सबसे घुल मिल गई और उसे अब यहाँ अच्छा लगने लगा था। वो एक लेडी सर्वेंट के साथ पूरा पैलेस घूम रही थी और वो सर्वेंट भी अंतरा को चारों तरफ पैलेस घुमा रही थी। तभी वो लोग तीसरे फ्लोर पर पहुंचे, जहां पहुंचते ही सर्वेंट तुरंत डरते हुए बोली, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, चलिए हम यहाँ से चलते हैं।
अंतरा उसे ऐसे डरते देखकर पूछा, पर क्यों, ऐसा क्या है इस फ्लो पर? उसकी बात सुनकर वो सर्वेंट धीरे से बोली, वो मैडम ये छोटे बाबा का फ्लो है, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, यहाँ तक कि बड़ी मैडम भी नहीं। अंतरा को ये सुनकर बड़ा ही अजीब लगा और वो न समझते हुए बोली, पर ऐसा क्यों? कोई एक ही घर में रहकर ऐसे आने जाने से कैसे रोक सकता है? उसकी बात पर सर्वेंट उसे नीचे ले जाते हुए बोली, मैडम वो छोटे बाबा का अलग ही मिजाज है, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता, इसलिए आप भी अब यहाँ मत आना, वो बहुत सख्त मिजाज के इंसान हैं। अंतरा को ये सब सुनकर बहुत ही चिढ़ हुई। उसने फिर घूर कर उस फ्लो को देखा, पर फिर उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहना था। वो यहाँ सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने आई थी और जो था सिर्फ अच्छी परवरिश और भविष्य बनाना, इसलिए वो यहाँ किसी से ज़्यादा उलझना नहीं चाहती थी। अंतरा फिर चुपचाप उस सर्वेंट के साथ नीचे आ गई। इसी तरह शाम हो गई। शाम के वक्त अंतरा गार्डन में फूलों के पास थी और सनसेट होते हुए देख थी। वो अपने में ही खोई हुई थी, पर इस बात से अनजान कि कोई उसे बहुत देर से देख रहा था। अंतरा फाउंटेन पूल की तरफ गई और पानी से खेलने लगी, पर तभी उसका अचानक से पैर फिसला और उसकी एक तेज चीख निकली। कुछ देर बाद उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और अपने सामने देखने लगी। वो किसी के बाहों में थी। इस वक्त अंतरा के आगे एक हैंडसम पर्सनैलिटी वाला 26 साल का लड़का खड़ा था जिसने क्रीम कलर का 3-पीस सूट पहन रखा था और इस समय उसी ने उसे होल्ड किए था। अंतरा ने उस अनजान लड़के को देखा तो जल्दी से खड़े होकर उससे दूर हो गई। वो लड़का अंतरा को देख स्माइल करने लगा। उसे अंतरा बहुत ही प्यारी और मासूम लगी। वो लड़का मुस्कुराकर अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हे माय नेम इज ध्रुव ओबरॉय। अंतरा नमस्ते करते बोली, जी नमस्ते, मैं अंतरा हूँ। ध्रुव उसे नमस्ते करता देख अपने हाथ पीछे कर लिया। उसे समझ आ गया कि अंतरा काफी संस्कारी थी। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी पीछे से बिपाशा जी आते हुए बोली, अरे ध्रुव बेटा तुम आ गए। उसके बाद वो अंतरा की तरफ देखते हुए बोली, अंतरा बेटा ये मेरा बड़ा बेटा ध्रुव है और ध्रुव ये अंतरा है जिसे बताया था कि अनाथालय से आने वाली है, ये वही है। ध्रुव स्माइल करते हुए अंतरा की तरफ देखकर बोला, जी मॉम मैं मिला अंतरा से, पर मानना पड़ेगा आप सबकी चॉइस बहुत अच्छी है। अब कम से कम इस सुनसान से पैलेस में कोई तो आया जिससे मैं बातें कर सकता हूँ, उससे लड़ झगड़ सकता हूँ और मस्ती कर सकता हूँ। ये कहकर ध्रुव हंसता है। वहीं अंतरा ने ध्रुव की ये बात सुनकर धीरे से स्माइल किया और अपनी नजरें झुका ली। उसे अभी भी झिझक हो रही थी। तभी बिपाशा जी हंसते हुए बोली, अच्छा अब दोनों अंदर चलो। अंतरा फिर अपने नजर झुकाकर अंदर की तरफ बढ़ गई। ध्रुव भी अंतरा को देखकर मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला गया। दूसरी तरफ एक ग्राउंड एरिया में दो लोगों की स्पोर्ट्स कार में रेस हो रहा था और दोनों स्पोर्ट्स कार एक दूसरे को टक्कर दे रही थी और सारी पब्लिक खासकर लड़कियां तेज तेज हूटिंग कर रही थी और बस एक ही नाम चिल्ला रही थी, दानिश दानिश दानिश। जो स्पोर्ट्स कार लिमिटेड एडिशन की लग रही थी उसी के अंदर एक दानिश नाम का शख्स बैठा था और किसी एक्सपर्ट की तरह अपनी कार को लगभग उड़ा रहा था। उसकी आंखों में ब्लैक गॉगल्स लगे हुए थे जिस वजह से उसका फेस नहीं दिख रहा था, पर उसका ऑरा बहुत पावरफुल लग रहा था। सभी दानिश के नाम को ही चिल्लाए जा रहे थे और रेस काफी इंटरेस्टिंग हो गई थी। तभी दानिश ने एक टर्न लिया और फुल स्पीड में कार चलाकर आगे बढ़ गया और वो कुछ ही देर में उस रेस को जीत गया। सारी पब्लिक तेज तेज हूटिंग करने लगी। लड़कियां तो बस दानिश की एक झलक देखने को बेताब हुए जा रही थी। तभी उनमें से एक लड़की बोली, यार ये दानिश कौन है? बहुत सुना है उसके बारे में कि वो एक हॉटेस्ट बंदा है पूरे इंडिया का, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, बस उसे जल्दी से देखना है। वो सारी लड़कियां दानिश के बारे में बात कर ही रही थी कि चारों तरफ शोर होने लगा। दानिश कार से बाहर निकल रहा था और सभी लड़कियां उसे देखने के लिए तुरंत ग्राउंड की तरफ चली गईं। तो कौन है ये दानिश? क्या होगा आगे? जानने के लिए पढ़िए वजह तुम हो। चैप्टर फर्स्ट किस। अब आगे सारी लड़कियां दानिश के बारे में बात कर ही रही थी कि चारों तरफ शोर होने लगा। दानिश कार से बाहर निकल रहा था और सभी लड़कियां उसे देखने के लिए तुरंत ग्राउंड की तरफ चली गईं। उस स्पोर्ट्स कार में से दानिश बाहर निकला जिसकी उम्र करीब 24 साल थी। उसने बड़े ही स्टाइल से अपने आंखों में पहने गॉगल्स को निकाला। सारी लड़कियां तो उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल घायल ही हो गई थी। वो सब बस यही चाह रही थी कि एक नज़र दानिश उन सब पर डाल ले, पर दानिश सभी को पूरी तरह इग्नोर कर सीधे स्टेज पर ट्रॉफी लेने चला गया। दानिश एक बेहद अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला रुड लड़का था। उसके अंदर काफ़ी एटीट्यूड था। वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। लड़कियां तो उसके लिए न के बराबर थी।
वो लड़कियों से कोसों दूर रहता था। इनफैक्ट वो स्माइल भी बहुत मुश्किल से करता था। उसकी हाइट 6.3 इंच थी और उस पर उसकी हॉट पर्सनैलिटी उसे एक परफेक्ट और पावरफुल इंसान बनाती थी, पर उसका फेस हमेशा इमोशनलेस रहता था। वो लड़का दानिश ओबरॉय था, रॉयल फैमिली ओबरॉय खानदान का सबसे छोटा बेटा और सिग्मा कंपनी का प्रेसिडेंट। वो ऑफिस के साथ साथ अभी कॉलेज में अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा था। तभी दानिश ने अपनी ट्रॉफी ली और सीधे स्टेज से नीचे आकर वहां से निकल गया। वही सारी लड़कियां का मुंह बन गया क्योंकि दानिश ने उन्हें एक बार भी नहीं देखा था। दानिश पार्किंग एरिया में आया और अपनी लग्जूरियस कार का गेट ओपन किया, पर तभी किसी लड़की ने उसे पीछे से हक कर लिया। दानिश वहीं रुक गया और गुस्से से पीछे पलटा। वो उस लड़की को घूरते हुए खुद से दूर कर सर्द आवाज में बोला, व्हाट द हेल रेहाना। रेहाना रॉय जो दानिश के डैड शिशिर ओबरॉय के दोस्त की बेटी थी और मन ही मन दानिश को बहुत पसंद भी करती थी। उसकी उम्र 24 साल की थी। वो दानिश के साथ ही उसके कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी फैमिली और ओबरॉय फैमिली काफ़ी अच्छे दोस्त थे। रेहाना काफ़ी सुंदर थी पर बहुत घमंड और एटीट्यूड में रहती थी। रेहाना दानिश की बात सुनकर हंसते हुए बोली, दानिश आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे पता था ये रेस तुम ही जीतोगे और अब जीता है तो चलो पार्टी करते हैं बाहर कहीं। मैं ऋतिक और शिवम को भी बुला लेती हूँ। ऋतिक और शिवम दोनों दानिश के फ्रेंड और असिस्टेंट थे। दानिश ने रेहाना को कुछ पल घूरा और कुछ सोचते हुए अपना सर हल्के से हाँ में हिलाया और फिर दोनों क्लब चले गए। दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस में रात का वक्त था और इस समय डाइनिंग एरिया में सभी डाइनिंग चेयर पर बैठे थे। सर्वेंट्स उन्हें डिनर सर्व कर रहे थे। हेड चेयर पर परितोष, उनके साइड उनकी बीवी, फिर उनके साइड शिशिर और उनकी वाइफ, वहीं ध्रुव भी बैठा था और उसी के साइड अंतरा चुपचाप सर झुकाए डिनर कर रही थी। शिशिर अपने डैड के जस्ट सामने वाली चेयर खाली देखकर गुस्से में अपनी बीवी और ध्रुव से बोले, आपके साहबजादे अब इतने बड़े हो गए हैं कि रात का डिनर भी हम लोग के साथ नहीं कर सकते। आखिर रात के समय तो वो हमें समय दे सकते हैं, कहाँ है वो अभी। बिपाशा जी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि दानिश का फोन ही नहीं लग रहा था, पर ध्रुव दानिश का साइड लेते हुए बोला, डैड वो कुछ ऑफिस के काम से बाहर गया है, आप तो जानते ही हो कि उस पर कितना वर्कलोड है। शिशिर जी ने ध्रुव की बात पर उसे घूर कर देखा तो ध्रुव ने अपना सर नीचे कर लिया क्योंकि उसे पता था वो अपने डैड से झूठ नहीं बोल सकता था। तभी परितोष जी अपने लाडले पोते दानिश को बचाते हुए बोले, शिशिर तुम भी अपनी उम्र में बहुत मजे किए हो, अब मेरे बच्चे को करने दो। अब वो बड़ा हो गया है इसलिए तुम उस पर ज्यादा गुस्सा मत किया करो। अपने डैड की बात सुन शिशिर जी कसमसाते हुए चुप हो गए और ध्रुव अपने दादाजी की तरफ देखते हुए अपनी आई विंक कर दिया और दादाजी भी मुस्कुरा दिए। इसी तरह सभी डिनर करके अपने रूम में चले गए। ध्रुव भी अंतरा से गुड नाइट बोलकर चला गया। अंतरा ने भी ध्रुव को देखकर स्माइल किया और अपने रूम में चली गई। रात के करीब 1 बज रहे थे। जब अंतरा को प्यास लगी उसने अपनी आंखें खोलते हुए साइड टेबल पर रखे जग को देखा तो जग खाली था, जिसे देखकर वो नीचे किचन में जाने लगी। जब वो नीचे हॉल में आई तभी उसे मेन गेट धीरे धीरे खुलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि वहां डिम लाइट ऑन थी पर तब भी अंधेरे में उसे कुछ साफ दिख नहीं रहा था। तभी अंतरा को एक लंबी चौड़ी परछाई घर के अंदर आते हुए दिखी, जिसे देखकर अंतरा काफी डर गई और डरते हुए बोली, कौन है वहां। उस इंसान के कदम उस आवाज को सुनकर रुक गई और उसने पीछे मुड़ते हुए स्टेयर्स की तरफ घूरा और वहां एक परछाई देखकर उस तरफ अपने भारी कदम बढ़ा दिया। अंतरा उसे अपने पास आता देखकर डरते हुए पीछे जाने लगी और वहीं वो इंसान रोशनी में आ गया, जो कि कोई और नहीं दानिश ओबरॉय था। दानिश अंतरा के डरे चेहरे को काफी नजदीक से देखने लगा। वहीं अंतरा डरते हुए दीवार से जाकर सट गई और थोड़ी तेज आवाज में घबराते हुए बोली, देखो कौन हो तुम और तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो। दानिश को अंतरा की बातें काफी इंटरेस्टिंग लगी इसलिए वो उसके बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। अंतरा फिर कुछ बोलने जा रही थी पर तभी दानिश उसके पिंक होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए धीरे से बोला, शुशुआयु। अंतरा उसके पास आने से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी इसलिए वो उसके हाथ को हटाने लगी, पर दानिश ने उसके हाथों को पकड़ लिया और फिर बिना किसी इमोशन के उसकी आंखों में देखने लगा। तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आने लगी। अंतरा डरते हुए सीढ़ी की ओर देखने लगी कि कोई हेल्प कर दे उसकी, पर दानिश उसे पकड़ते हुए एक कोने में ले गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, डोंट बी ओवर स्मार्ट, तुम चीख या चिल्ला नहीं सकती। ये कहकर दानिश की नजरें न चाहते हुए भी उसके पिंक होंठों की तरफ जाने लगी, पर अंतरा उसके कहने का मतलब समझ नहीं पाए और तेजी से जैसे ही चीखने को हुई दानिश ने उसके मुंह को कसकर अपने हाथों से बंद कर दिया। अंतरा छटपटाने लगी और वो दानिश के हाथों पर तेज से बाइट करने लगी।
जिससे दानिश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने हाथ हटाकर एक झटके में उसके पिंक होठों को अपने होठों के बीच दबा लिया। अंतरा की तो सांस ही अटक गई उसके ऐसे करने पर। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दानिश को देखने लगी जो उसे किस कर रहा था। अंतरा उसे खुद से दूर करने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी पर दानिश उसे छोड़ना नहीं चाहता था। 5 मिनट बाद जब अंतरा सांस नहीं ले पाई तब जाकर दानिश ने उसे छोड़ा और टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। अंतरा लंबी लंबी सांसें ले रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था और वो गुस्से से दानिश को घूरे जा रही थी। दानिश ने अपने आसपास देखा, उसे अब बाहर कोई आवाज नहीं आई। तब वो अंतरा की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में बोला, सिली गर्ल, नाइस टू मीट यू एंड सी यू सून। ये कहकर वो वहां से सीधे 3rd फ्लोर पर चला गया और अंतरा शॉक्ड होकर वहीं खड़ी रह गई। क्यों किया दानिश ने पहली ही मुलाकात में अंतरा के साथ ऐसा? आखिर क्या करेगी अब अंतरा? कैसे बचाएगी खुद को दानिश ओबरॉय नाम की मुसीबत से? फॉर माय सिली गर्ल। अब आगे दानिश वहां से जा चुका था, वहीं अंतरा बस हैरान होकर दीवार से सटकर खड़ी रह गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी आखिर इतने देर में उसके साथ क्या से क्या हो गया था। अंतरा काफी भोली और मासूम सी लड़की थी, उसने कभी दुनियादारी में ध्यान नहीं दिया था। उसकी छोटी सी जिंदगी सिर्फ उसके अनाथ आश्रम तक ही सिमट कर रह गई थी और आज उसके साथ जो हुआ वो उसकी सोच से बिल्कुल परे था। उसे एक अनछुआ एहसास हुआ, वो अभी तक सहमी खड़ी थी कि उसे किसी चीज की आहट सुनाई दी और वो अपने होश में आई। होश में आते ही उसकी बड़ी बड़ी आंखों से मोती जैसे आंसू बहने लगे और वो रोते हुए जल्दी जल्दी अपने रूम में चली गई। रूम में पहुंचते ही उसने डोर को लॉक किया और सीधे अपने बेड पर लेटकर अपने मुंह को तकिए में घुसाते हुए सिसकने लगी। उसने मन ही मन सिसकते हुए कहा, आखिर आप कौन हैं? और आप ऐसे कैसे बिना पूछे किसी के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं? मैं ऐसी जबरदस्ती खुद के साथ बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ अपना करियर बनाना है, ना कि आप जैसे बिगड़े हुए रईस लड़कों की बदतमीजी सहना। इसके बाद उसे याद आया कि वो लड़का उसी घर में था और वो कहीं बाहर नहीं गया, जिसका मतलब साफ था कि हो न हो वो इसी घर में रहता था। अंतरा ने फिर अपने आंसू साफ किए और खुद से मुंह फुलाकर बोली, आप जो कोई भी हो, कल सुबह मैं घर में सभी को बता दूंगी कि आपने मेरे साथ कैसी हरकत की है, जो बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं। तभी वो अपनी बात बोलते बोलते ही रुक सी गई। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसके आगे वो क्या कहे, कि उसने उसे जबरदस्ती किस किया और वो आखिर ये बात बताए भी तो कैसे घर वालों से। अंतरा खुद में ही उलझी हुई थी और यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब वो नींद के आगोश में चली गई। वहीं दूसरी तरफ 3rd फ्लोर के आलिशान बेडरूम में इस वक्त उस बड़े से बेडरूम में एक डिम लाइट ऑन थी। वो रूम काफी लग्जूरियस था और इस वक्त यूरोपियन काउच पर दानिश बैठा था। उसके फेस पर इस समय कोई भी भाव नहीं था, वो किसी सोच में डूबा था। तभी वो कुछ सोचते हुए गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, नॉट बैड सिली गर्ल, तुम काफी खूबसूरत हो, पर तुम्हारे नाजुक से चेहरे का वो डर देखकर मुझे काफी सुकून मिला, हा हा हा। ये कहते हुए दानिश किसी शैतान की तरह हंसने लगा। उसके चेहरे पर रहस्यमय भाव थे। कुछ देर बाद दानिश उठकर वॉशरूम चला गया। एक हॉट शावर लेने के बाद वो भी नेक का सिल्क बाथरोब पहने बाहर आया। वो टॉवल से अपने गीले बालों को रब करते हुए क्लोजेट में चला गया। कुछ वक्त बाद वो एक नाइट आउटफिट में बाहर आया और बेड पर जाने के बजाय उसने ग्लास डोर के विंडो को साइड किया, एक पिलो और एक ब्लैंकेट लेकर बालकनी में रखे काउच पर लेट गया। वो एकटक उन तारों से भरे आसमान को देखने लगा। दानिश को चांद देखना बहुत पसंद था। वो बचपन से चांद को इसी तरह देखते आया था। चांद उसके लिए किसी सुकून से कम नहीं था। बादलों के बीच कभी चांद छुप जाता तो कभी सामने आ जाता। दानिश को उस चांद में आज अंतरा का चेहरा दिख रहा था, जो काफी खूबसूरत लग रहा था। शायद इस चांद से भी कई ज्यादा, क्योंकि इस पर तो दाग था पर अंतरा का गोरा चेहरा बेदाग था। आज दानिश की आंखों में नींद नहीं था, वो एकटक उस सितारों भरे आसमान को घूरे जा रहा था। इसी तरह वो रात बीत गई और सूरज की रोशनी चारों तरफ फैलने लगी। दानिश को सुबह सुबह हॉर्स राइडिंग करने का शौक था और वो सुबह जल्दी ही पैलेस के पीछे बने बड़े से ग्राउंड में हॉर्स राइडिंग के लिए चला गया। वहीं पैलेस के अंदर एक आरती की आवाज गूंज रही थी। अभी सभी लोग सो रहे थे, पर इतनी मीठी आरती की आवाज से आज सभी की नींद बहुत ही जल्दी ही खुल रही थी। वहीं बिपाशा जी अपने बेड से उठते हुए मुस्कुराकर बोली, हमें तुम जैसी ही लड़की चाहिए थी, अब तुम्हारी वजह से हमारा घर महक उठा। शिशिर जी भी उनकी बात पर सहमति जताते हुए उठकर बैठ गए और बोले, ये बात सही कही आपने। फिर दोनों लोग फ्रेश होकर नीचे मंदिर में आ गए। मंदिर में अंतरा आरती कर रही थी। उसने एक लाल कलर का बेहद सुंदर अनारकली सूट पहन रखा था।
उसके बाल अभी गीले थे और वो राम सीता जी के बड़ी सी प्रतिमा के आगे खड़ी थी। कुछ ही देर में उसकी आरती खत्म हुई और वो फिर पीछे मुड़ी तो पीछे सभी घर वालों को खड़े देखकर वो हैरान रह गई। यहाँ तक कि ध्रुव भी अपने ऑफिस के शूट में रेडी होकर खड़ा था। अंतरा उन सबको देखकर थोड़े माफी भरे लहजे से बोली, वो मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबकी नींद खराब हो गई। मेरी आदत थी सुबह सुबह जल्दी उठकर आरती करने की। आश्रम में भी मैं इसी तरह उठती थी, इसलिए यहाँ भी नींद खुल गई और मैं मंदिर में आ गई। ये कहते हुए अंतरा के चेहरे पर एक शर्मिंदगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी वजह से सब जग गए, क्योंकि उसने सुन रखा था कि बड़े खानदान के लोग सुबह जल्दी उठा नहीं करते थे। अभी अंतरा अपने ही सोच में गुम थी कि देविका जी प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोली, बेटा तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम सब तो तुम्हारी इतनी प्यारी आवाज सुनकर आज बहुत खुशी से उठे हैं। सच में हमारा दिन बन गया तुम्हारी आवाज से। दादी की ऐसी बात सुनकर अंतरा को काफी अच्छा लगा और उसने धीरे से उनके तरफ देखकर स्माइल किया और फिर सभी को आरती दी। सभी ने प्यार से आरती लिया। फिर बिपाशा जी सभी से बोली, चलिए अब आप सभी नाश्ता कर लीजिए। ये सुनकर फिर सभी डाइनिंग एरिया तरफ बढ़ गए। अंतरा भी उसी तरफ जा रही थी, पर उसकी नजरें बार बार थर्ड फ्लोर पर जा रही थी। उसे याद था कि कल वो लड़का वहीं गया था, तो पक्का वो इसी फैमिली का था। डाइनिंग एरिया, सभी अपने अपने चेयर पर बैठ गए। अंतरा भी हमेशा की तरह ध्रुव की साइड वाली चेयर पर बैठ गई। तभी शिशिर जी चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए थोड़ा चिढ़कर बोले, अब आज भी गायब हैं आप सबके साहबजादे। कहाँ हैं वो? उनकी कुछ खबर भी है आप सबको? उनकी बात सुनकर ध्रुव मन ही मन बोला, ये लड़का ना मुझे जरूर एक दिन डैड से पिटवाएगा, इसे बचाने के चक्कर में मैं जरूर फंसूंगा। अंतरा जो उसके साइड में ही थी, जिस वजह से उसने ध्रुव की बात सुन ली थी, और वो भी अब जानना चाहती थी कि ये आखिर इस घर का वो छोटा बिगड़ा हुआ लड़का था कौन। ध्रुव फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, डैड वो बस आता ही होगा। उसकी बात पर जैसे ही शिशिर जी कुछ बोलने को हुए कि तभी पीछे से किसी की अट्रैक्टिव आवाज आए, आता होगा नहीं भाई आ गया। उस आवाज को सुनकर सभी उस तरफ देखने लगे। वहीं अंतरा उस आवाज को सुनकर एक बार फिर अंदर तक सहम गई, क्योंकि ये उसी लड़के की आवाज थी जो कल उसके साथ था। अंतरा ने उसे देखने की फिर दोबारा हिम्मत नहीं की और चुपचाप सिर नीचे करके पोहा खाने लगी। उससे तो अब कुछ भी निगला ही नहीं जा रहा था। दानिश उन सबके पास आया और सीधे हेड चेयर के बिल्कुल सामने की चेयर पर बैठ गया। वो भले ही छोटा था, पर उसका रुतबा उस घर में ध्रुव से भी ज्यादा था, क्योंकि उसका रौब ही ऐसा था, वो सबसे ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। इस वक्त वो एक ब्लैक पैंट और ऑफ वाइट शर्ट में था, और उस आउटफिट में उसकी मस्कुलर बॉडी ग्रीक गॉड के जैसे लग रही थी। वो काफी टॉल और नेचुरल लग रहा था। दानिश के आते ही सभी के फेस पर एक स्माइल आ गई, तो वहीं शिशिर जी उसे घूरते हुए बोले, कल कहाँ गायब थे तुम? दानिश ने अपनी नजरें अभी तक सिर्फ अपने चेयर पर की थी। वो आराम से बैठते हुए नॉर्मल आवाज में बोला, डैड कल एक कार रेसिंग थी और बेट लगी थी, जिस वजह से जाना पड़ा। दानिश सपाट लहजे में बोला। उसकी बात सुनकर फिर शिशिर जी उसे घूरते हुए चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि दानिश को कार रेसिंग का बहुत क्रेज था और वो उसके लिए उसे कुछ नहीं कह सकते थे। उसके बाद दानिश जब अपने नाश्ते का एक बाइट करने जा रहा था, तभी उसे अपनी साइड वाली चेयर पर एक चेहरा दिखा। क्या होगा अंतरा को देखकर दानिश का रिएक्शन? किसी का भी ध्यान अभी दानिश के ऊपर नहीं गया था। वहीं दानिश अब तक पूरी तरह गुस्से से लाल हो चुका था अंतरा की बात सुनकर। उसकी बात पर ध्रुव ने उसे प्यार से कहा, अंतरा मुझे अभी मीटिंग में जाना है, तुम दानिश के साथ जाओ, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी बात पर देविका जी ने भी हामी भरते हुए, हाँ बेटा दानिश के साथ चली जाओ, वो तुम्हें कॉलेज में अच्छे से पहुंचा देगा। अंतरा अब कुछ नहीं कह सकती थी, उसे अब दानिश के साथ ही जाना था। वो अपना मुंह जैसे ही ठीक है बोलने के लिए खोलने वाली थी कि उसे एक तेज किसी के स्पून को पटकने की आवाज सुनाई दी और थोड़ा घबरा गई, क्योंकि वो आवाज उसके साइड से आई थी जहां दानिश बैठा था। दानिश को अंतरा का ध्रुव से ऐसे प्यार से बात करना और उसकी तरफ ऐसे देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शायद उसे अंतरा पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और वो उसके लिए अभी से पजेसिव हो गया था। दानिश काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था। अगर वो किसी चीज़ को अपना कह दे तो वो चीज़ बस उसकी ही हो जाती थी। उसके ऐसे करने से सभी उसके तरफ नासमझी में देखने लगे। वहीं दानिश सभी को इग्नोर करते हुए अंतरा से ऑर्डर भरे लहजे में बोला, मैं बाहर हूँ, अगले 2 मिनट में तुम बाहर आ जाना। ये कहकर वो वहां से चला गया। दानिश के ऐसे बिहेव से सभी घर वाले वाकिफ थे। उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाया करता था, इसलिए फिर किसी ने कुछ नहीं कहा, पर देविका जी के चेहरे पर एक अनदेखी मुस्कुराहट थी। फिर ध्रुव ने अंतरा से कहा, तुम अब जाओ, उसे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं।
अंतरा को अब दानिश जैसे सनकी इंसान से डर लगने लगा था। उसका मन नहीं था उसके साथ जाने का, पर सबके कहने पर वो उठी और फिर हाँ में सर हिलाकर अपने बैग को लेकर बाहर चली गई। गेट पर एक न्यू ब्लैक स्पॉट्स का खड़ी थी और उसी से टिककर दानिश अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। दानिश की पर्सनैलिटी कमाल की थी, वो उस धूप में एक अलग तरह से ही शाइन कर रहा था। अंतरा ने अभी तक आंखें नीचे कर रखा था और अपने बैग को कसकर पकड़कर उसके पास धीरे धीरे जा रही थी। दानिश को कदमों की आहट हुई, उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां अंतरा उसी के पास आ रही थी। उसे देखते ही दानिश के चेहरे के भाव बदल गए और वो उस इंसान का कॉल कट करके अंतरा को घूरने लगा। अंतरा उससे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। दानिश उसे घूरकर देखते हुए बोला, मुझ में कांटे लगे हैं जो मुझसे इतना दूर होकर खड़ी हो। उसकी बातों में एक चिढ़ और तंज दोनों था। अंतरा को उसकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आए और वो फिर बिना उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोली, हमें अब चलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर दानिश का पारा और चढ़ गया और उसे फील हुआ कि अंतरा ने उसकी बातों को इग्नोर किया, जिस वजह से वो उसके करीब जाने लगा। अंतरा की जान जैसे सूखने लगी उसे खुद के पास आता देखकर। वो जब तक पीछे हो पाती तब तक दानिश उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए सर्द आवाज में बोला, मैं जो पूछा करूं उसका जवाब मुझे दिया करो वरना तुम सोच नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे साथ। अंतरा एकदम से सहम गई उसकी बात सुनकर, पर वो खुद को संभालते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे, मैं आपकी ऐसी बदतमीजी सहन नहीं करूंगी, समझे आप? दानिश का इरादा जैसे लग ही नहीं रहा था अंतरा को छोड़ने का। उसकी पकड़ अंतरा की नाजुक कलाई पर कस गई। अंतरा की आंखें अब नम हो गई, उसे दानिश किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। तभी दानिश ने उससे दांत पीसते हुए कहा, लुक एट मी सिली गर्ल। अंतरा ने अभी तक उसकी तरफ नहीं देखा था, जिस वजह से दानिश को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं अंतरा से अब दानिश की ऐसी जबरदस्ती सहन नहीं हुई और उसने दानिश की तरफ अपनी भरी आंखों से देखते हुए कहा, क्या चाहते हैं आप मुझसे? जब से आप मिले हैं तब से मुझे तकलीफ दे रहे हैं। मुझे आप जरा भी पसंद नहीं, मुझे आपकी शक्ल तक देखना मंजूर नहीं, छोड़िए मुझे। ये कहकर अंतरा खुद के हाथ को दानिश से छुड़ाने लगी। वही दानिश अंतरा की बातें सुनकर गुस्से से अपनी पकड़ उसके कलाई पर कसने लगा और उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में बोला, अफसोस अब तुम्हें दिन रात मेरी यही शक्ल देखनी पड़ेगी सिली गर्ल, और जो मैं अब कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये कहकर दानिश उसकी आंखों में आंखें डालते हुए आगे बोला, तुम अब से मेरी राइट साइड वाली चेयर पर बैठकर डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब करोगी और तुमको अब से जो भी काम होगा वो मुझसे आकर कहोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ जो कल रात को हुआ वो फिर से हो सकता है, इसलिए मेरी बातों को हल्के में लेने की कोशिश भी मत करना सिली गर्ल। दानिश के लहजे में धमकी सुनकर अंतरा हल्की कांप गई। वो परेशान हो चुकी थी, उसे दानिश की हरकतें और बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसे दानिश की बातों से डर लग रहा था। वो मन ही मन अब इतना सोच चुकी थी कि वो जल्द से जल्द देविका जी से दानिश के बारे में सब बता देगी, जिससे दानिश शायद उसका पीछा छोड़ दे। अंतरा मन ही मन ये सोच रही थी कि उसे दानिश की जलती नजरें खुद पर महसूस हुई और उसने फिर दानिश को देखा। फिर अंतरा ने इस वक्त बात को ज्यादा आगे न बढ़ाते हुए खामोशी से अपना सर हिला दिया। उसके हामी भरने से दानिश ने उसे छोड़ दिया और उसके गाल को हल्के से टच करके बोला, दैट्स लाइक माई सिली गर्ल, और फिर उसे लेकर कार में बैठ गया। वही अंतरा चुपचाप उसके साथ बैठ गई। उसकी आंखें अभी भी नम थी, वो खामोशी से विंडो से सट कर बैठी थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आ जाएगा जो उसकी हर एक चीज डिसाइड करेगा। वो अब किसी तरह देविका जी से बात करके दानिश से अपना पीछा छुड़ा लेना चाहती थी, और जिसके लिए आज रात को ही वो उनसे बात करने वाली थी। जस्ट 6 पॉजेसिव। अब आगे कार में शांति थी। दानिश कार काफी स्पीड में ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से अंतरा ने कसकर अपनी सीट बेल्ट पकड़ रखी थी, जिसे खुद दानिश ने ही लगाई थी क्योंकि अंतरा को ये लगाना नहीं आता था। वही अंतरा दानिश से बात तक नहीं करना चाहती थी, यहाँ तक कि वो उससे ये भी नहीं कहना चाहती थी कि वो कार की स्पीड स्लो कर दे। वो अपनी आंखें कसकर बंद किए अब सिर्फ कॉलेज पहुंचने का इंतजार करने लगी, और वही दानिश बिल्कुल बेफिक्र होकर कार चला रहा था। वो साइड मिरर से अंतरा की हालत नोटिस कर रहा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट थी और उसने एक यूटर्न के साथ कार की स्पीड को और भी तेज कर दिया। अंतरा की सांसें अब उसके गले में अटक गई, उससे अब और रहा नहीं गया, जिस वजह से उसने चिल्लाते हुए कहा, कार रोकिए, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, आप अभी के अभी कार रोकिए। दानिश को उसकी बात सुनाई दे रही थी, पर तब भी उसने उसे टीज करते हुए कहा, क्या कह रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, थोड़ा ठीक से बोलो सिली गर्ल।
अंतरा उसके साइड वाले पैसेंजर सीट पर ही बैठी थी, जिस वजह से उसे ये तो पता था कि उसने जितना तेज बोला था उसे दानिश आराम से सुन सकता था, पर वो तब भी ऐसे कह रहा था जैसे कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अंतरा को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे कार की स्पीड से बहुत डर भी लग रहा था। उसे समझ आ रहा था कि दानिश उसे तंग कर रहा था। वो दानिश से चीखते हुए गुस्से से बोली, मैंने कहा ना कार रोकिए वरना मैं कूद जाऊंगी इस कार से। दानिश से कभी किसी ने इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं किया था, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उससे सीधे लहजे में बात करते थे और बाहरी तो उससे कभी नजरें मिलाकर बात भी नहीं करते थे। दानिश का रुतबा और नाम काफी ऊंचा था, पर अभी अंतरा का उससे ऐसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने गुस्से से अपनी कार एक ही झटके में रोक दी, जिससे अंतरा संभल नहीं पाए और जैसे ही वो डैशबोर्ड से टकराने वाली थी वैसे ही दानिश ने उसका सर अपने हाथों से कवर कर लिया और अंतरा को कोई चोट नहीं आई। पर जब अंतरा को फील हुआ कि दानिश ने उसे टच किया तो वो गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए बोली, दूर रहिए आप मुझसे, आप ना ही मेरे पास आया करिए और ना ही मुझे छूने की कोशिश किया करिए, मुझे आपका टच जरा भी नहीं पसंद। अंतरा की बातों में गुस्सा साफ था और वही दानिश को अंतरा का ऐसे हाथ झटकना पागल कर गया। वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर एक झटके से अंतरा की दोनों बाजुओं को पकड़कर गुस्से से बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर एक तो तुम्हें बचाऊं भी और ऊपर से तुम्हारे नखरे भी देखूं। तुमने दानिश ओबरॉय को समझ क्या रखा है? दानिश की आंखों में गुस्सा था। अंतरा भी उसी गुस्से भरे लहजे में जवाब देते हुए बोली, मैंने नहीं कहा आपको कि आप मुझे बचाएं और मैं कोई नखरे नहीं दिखा रही, आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, छोड़िए मुझे तकलीफ हो रहा है। दानिश को अंतरा की बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपनी पकड़ कसते हुए दांत पीसकर कहा, बदतमीजी कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ? हाँ, पर अभी तो मैंने कोई बदतमीजी की ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम चाहती हो मैं तुम्हें दिखाऊं कि बदतमीजी आखिर होती क्या है। उसकी बातें सुनकर अंतरा गुस्से से भर गई। वही दानिश से आज तक किसी ने जुबान नहीं लड़ाई थी, पर अंतरा का उसे ऐसे जवाब देना काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। अंतरा बाकी लड़कियों के जैसे उसके पीछे पागल नहीं थी और उससे बराबर लड़ रही थी, जो दानिश को मजबूर कर रहा था उसके करीब आने पर, क्योंकि अंतरा बाकियों से उसे बेहद अलग दिखी। दूसरी तरफ अंतरा के बाजुओं में दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसने दर्द में कहा, क्या चाहते हैं आप मुझसे? आखिर मैं तो अभी आपको जानती तक नहीं, तब भी आप मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप मुझे सालों से जानते हो। अंतरा की सालों से जानने वाली बात सुनकर दानिश की आंखों में कुछ आकर गुजर गया और उसने एक झटके से अंतरा को छोड़ दिया। अंतरा उसके छूटते ही अपने बाजुओं को सहलाने लगी। उस पर दानिश की उंगलियों के निशान छप चुके थे। दानिश काफी मजबूत था, पर अंतरा को दानिश सिर्फ शैतान लगता था। वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने अपने आप को संभाला और दानिश से अपना मुंह फेर लिया। दानिश ने एक नज़र अंतरा को देखा, जो अपने दुपट्टे से अपने बाजुओं को कवर कर रखी थी और विंडो से बाहर देख रही थी। दानिश ने उससे अपनी नजरें हटा लिया और कार स्टार्ट कर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में दानिश की चमचमाती स्पोर्ट्स कार कॉलेज के अंदर पार्किंग एरिया तरफ पहुंची। वो कॉलेज बहुत बड़ा था, जो ओबरॉय ग्रुप के अंडर में आता था। उसके महंगे गेट से ही पता चल रहा था कि इस कॉलेज में सिर्फ अमीर और रईस खानदान के बच्चे ही पढ़ सकते थे। अंतरा कार के विंडो से ही उस कॉलेज को एक अलग ही खुशी के साथ देख रही थी। आज से पहले उसने ये सब बड़े बड़े कॉलेज वगैरह सिर्फ टीवी में ही देखा था और तब वो भी सोचा करती थी कि क्या वो भी कभी इन सब जगह पढ़ पाएगी। वो तब अनाथ आश्रम में रहती थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 12th के बाद की पढ़ाई कर सके, जिस वजह से वो बहुत उदास और मायूस हो जाया करती थी। पर अब उसका सारा सपना सच होता उसे नजर आ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हजार तारे एक साथ टिमटिमा रहे थे। वही दानिश का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। वो कार को अपने प्राइवेट पार्किंग एरिया में ले गया और वहां पार्क की। अंतरा ने उससे दूरी बना रखी थी। दानिश ये नोटिस कर रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। कार से उतरकर अंतरा के साइड का गेट ओपन किया। उसमें से अंतरा बाहर आई। उसे अभी इस कॉलेज के बारे में कुछ पता नहीं था, जिस वजह से अभी न चाहते हुए भी उसे दानिश को फॉलो करना था, क्योंकि दानिश ही उसे सब बताने वाला था। दानिश अपने एरोगेंट आवाज में अंतरा से बोला, मुझे फॉलो करो, मैं बताऊंगा तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हारी क्लास कहाँ है। उसकी बात पर अंतरा ने उसे इग्नोर करते हुए बस हाँ में सर हिला दिया और वहीं दानिश ने अपनी मुठ्ठियां बना ली और सीधे कॉलेज के अंदर जाने लगा। दानिश की हाइट अंतरा से काफी लंबी थी, जिस वजह से दानिश का चलना अंतरा के लिए तेज चलने के बराबर था और उसने थोड़ा तेजी से दानिश को फॉलो किया। दानिश के कॉलेज में एंटर होते ही लड़कियां तो जैसे अपना काम ही करना भूल गई और उसी के आसपास किसी मधुमक्खी की तरह मंडराने लगी।
सभी लड़कियों के लिए दानिश उनका प्रिंस चार्मिंग था और सभी उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, पर दानिश का कोल्ड ऑरा देखकर ही कोई उसके पास जल्दी जाने की हिम्मत नहीं करता था। दानिश अपने रॉब में अंदर जा रहा था और अंतरा उसके पीछे पीछे चल रही थी। वही सभी दानिश और अंतरा को एक साथ जाता देख हैरान थे कि दानिश ओबरॉय एक लड़की के साथ था और ये लड़की आखिर थी कौन। सब ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये लड़की दानिश के साथ क्या कर रही थी, क्योंकि दानिश कभी किसी लड़की के साथ नहीं दिखा था। सिर्फ रेहाना ही थी जो उसके पीछे पड़ी हुई थी। उसके अलावा आज एक नई लड़की दानिश के साथ थी। ये बात पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी, पर दानिश को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अंतरा अभी कॉलेज लाइफ से और वहाँ की होने वाली गॉसिप से अनजान थी। वो कॉलेज ओबरॉय ग्रुप के अंडर में आता था, जिस वजह से कोई मीडिया वहां तक नहीं पहुंच सकती थी और खुद परितोष जी ने इस कॉलेज के डीन से बात करके अंतरा की सारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी थी। अभी वो बाहर ये बात नहीं पहुंचने देना चाहते थे कि अंतरा उनके घर में रहने आई थी। वो शायद किसी सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। वही दानिश जब कॉलेज के कैंपस में पहुंचा तो उसने एक चीज नोटिस की और वो नोटिस करते ही उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने देखा वहां के लड़के सिर्फ अंतरा को ही घूरे जा रहे थे, जो दानिश को गवारा नहीं था। अंतरा काफी सुंदर थी और नाजुक सी थी। दानिश ने फिर अंतरा को देखा जो उसके रुक जाने से खड़ी थी और उसे सवालिया नजरों से घूर रही थी। तभी दानिश ने उसके हाथ को पकड़कर अपने पास खींचा और अंतरा सीधे उसके सीने से जा लगी। उसे दानिश का बिहेव बिल्कुल समझ नहीं आया। तभी दानिश ने उसका हाथ पकड़कर उन सभी लड़कों को देखते हुए सर्द आवाज में कहा, तुम सब यही सोच रहे हो कि ये लड़की कौन है और मेरे साथ क्या कर रही है, राइट? तो मैं तुम सबको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। शी इज़ माई गर्ल। तो अब अगर किसी ने भी इसके तरफ अपनी नज़रें उठाई तो मैं उन सब की आंखें निकाल लूँगा। ये सुनकर वहां एक सन्नाटा छा गया। सभी लड़के और लड़कियों के मन में कुछ देर पहले जो सवाल था अंतरा को लेकर, दानिश ने वो सब एक ही लाइन में क्लियर कर दिया था और अब उन सब ने अपनी नज़रें झुका ली। दानिश कॉलेज का एक बैड बॉय था जिससे सब दूरी बनाकर ही रहते थे। इन सबके बाद पूरा कैंपस खाली हो गया, सब वहां से जा चुके थे। वही अंतरा शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ दानिश की कही बातें सुनती रह गई। तभी दानिश उसके कुछ भी रिएक्ट करने से पहले बोला, लुक, तुम्हें मुझसे सिली क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हें क्यों अपनी गर्लफ्रेंड कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ कोई तुमसे उलझे। मेरे साथ तुम्हें देखकर लोग तुम्हें जरूर परेशान करते, इसलिए मैंने उन्हें ये झूठा कह दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, जिससे अब कोई भी तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। सो यू जस्ट काम डाउन सिली गर्ल। दानिश की बात सुनकर अंतरा को कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि भले ही वो अनाथालय में रहती थी पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या प्यार का मतलब वो बखूबी समझती थी, क्योंकि वहाँ की लड़कियों आए दिन कुछ न कुछ इन सब के बारे में उसे बताती थी, जिस वजह से वो ये सब जानती थी। जिसके बाद अंतरा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ठीक है मैं समझ गई, पर अब तो हम कॉलेज में आ गए ना। प्लीज़ मुझे मेरी क्लास बता दीजिए जिससे कि मैं पढ़ने जा सकूं। दानिश ने उसे कुछ देर घूरा और फिर वो उसे वहां से उसके क्लास तरफ लेकर बढ़ गया। बा फर्स्ट ईयर क्लास के बाहर आकर दानिश रुका। अंतरा अभी बा के फर्स्ट ईयर में थी, वही दानिश मास्टर्स के लास्ट ईयर में, पर वो कॉलेज बहुत कम आया करता था। उसका आधा से ज़्यादा समय ऑफिस और बिजनेस में जाता था। तभी दानिश को ऋत्विक को कॉल आया जो उसका असिस्टेंट भी था। दानिश उसके कॉल को देखकर अंतरा को समझाते हुए सख्त आवाज में बोला, ये तुम्हारी क्लास है और वहाँ किसी से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी से फ्रेंडली होने की। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे आकर सीधे कहना, अब मैं जा रहा हूँ। टेक केयर सिली गर्ल। अंतरा का मुंह बन गया दानिश की ये सारी बातें सुनकर, फिर भी उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और सीधे क्लास में चली गई। वही दानिश उस कॉल को पिक करते वहां से चला गया। क्या अंतरा के दिल में भी जगेगा दानिश के लिए कुछ एहसास? क्या सच में बोला दानिश ने अंतरा को अपनी झूठी गर्लफ्रेंड? क्या अंतरा कर पाएगी अपने सपनों को पूरा? क्या बनेगा कोई अंतरा जैसी सिंपल लड़की का दोस्त इस कॉलेज में? जस्ट सेवंथ मौत। अब आगे। अंतरा जब क्लास के अंदर पहुंची तो वो वहां इतने सारे लड़के लड़कियों को देख वो हल्का घबरा गई। क्लास के सारे लड़के और लड़के उसे ही देखे जा रही थी, हालांकि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी अंतरा को कुछ भी कहने की। वही लड़के तो अंतरा की सिंप्लिसिटी को देखकर ही उस पर दीवाने से हो गए थे, क्योंकि अंतरा सिंपल से कपड़ों में भी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी और वहीं जितनी लड़कियां थी सब अमीर घराने से थी और सभी ने हाई क्वालिटी के मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे, पर तब भी उन सबकी आंखों में अंतरा की खूबसूरती खटक रही थी। अंतरा ने एक नज़र पूरे क्लास को देखा, उसे महसूस हुआ कि सब उसे से ही घूर रहे थे। अंतरा उन सबको फिर इग्नोर करते हुए जैसे ही आगे वाली सीट पर बैठने को हुई,
वैसे ही उस सीट पर बैठी एक लड़की अपना बैग उस तरफ रखकर बड़े ही घमंड में अंतरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तुम जैसे लोगों को इस हाई प्रोफाइल वाले कॉलेज में एडमिशन कैसे मिला? क्या अब यहाँ के प्रिंसिपल भिखारियों को भी एडमिशन देने लगे? हाय हाय। ये कहकर वो लड़की जिसका नाम श्रेया देसाई था हंसने लगी। वो मिनिस्टर की इकलौती बेटी थी। वही अंतरा उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं थी जो बिना वजह अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करे। अंतरा ने एक नज़र श्रेया के बैग को घूरा जो जबरदस्ती उस जगह रखा हुआ था। फिर उसने श्रेया को देखा जो उसे एटीट्यूड में देख रही थी। अंतरा ने फिर बहुत ही अच्छे से उस बैग को उस जगह से उठाया और सीधे पीछे वाली डेस्क पर फेंक दिया और अपने बैग को उस पर रखते हुए वहीं बैठ गई। उसके इस हरकत पर पूरी क्लास दंग थी। सब चुपचाप अंतरा को देखने लगे और वही श्रेया अपने बैग के फेंके जाने की वजह से गुस्से से अंतरा की तरफ बढ़ी और उस पर जैसे ही अपना हाथ उठाने को हुई अंतरा ने एक झटके से उसके हाथ को पकड़कर दूर झटक दिया। वो श्रेया से गुस्से में बोली, मैं तुम लोगों के जैसे इतने महंगे कपड़े नहीं पहनती पर मेरी सोच तुम जैसे लोगों से कई गुना ऊपर है। तुम लोग ना जितने अमीर होते हो तुम्हारी सोच उतनी ही नीची होती है। पैसों के आगे तुम्हें सामने वालों का कुछ नहीं दिखता। पर एक बात ध्यान से सुनो, मैं बाकियों के जैसे नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उससे दुगुना तोड़ दूंगी। उसकी ऐसी बातें पूरी क्लास चुप होकर सुन रही थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये सिंपल सी दिखने वाली लड़की इतनी डेयरिंग होगी जो क्लास के सबसे पॉपुलर और दबंग लड़की श्रेया देसाई से ऐसे बात करेगी। अंतरा के सामने खड़ी श्रेया एकटक अंतरा के चेहरे को देखे जा रही थी। एक तौर से वो अंतरा से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी क्योंकि पूरी क्लास में उसके दबंग स्टाइल और स्टेटस को जानकर उससे ना ही कोई भिड़ता था और न ही कोई पंगे लेता था। आज पहली बार उसे किसी ने सही और गलत का मतलब समझाया था क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और उसके डैड भी उसे सिर्फ पैसे ही दिया करते थे और कोई प्यार नहीं करते थे, जिस वजह से श्रेया बिगड़ती चली गई। पर अभी अंतरा से उसे काफ़ी अपनेपन की वाइब आई। अंतरा फिर सभी को इग्नोर कर वापस उसी डेस्क पर बैठ गई। श्रेया ने फिर घूर कर क्लास को देखा तो सभी अपने अपने काम पर ध्यान देने लगे, जिसके बाद श्रेया वही अंतरा के साइड में बैठ गई। अंतरा ने श्रेया की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अपने बुक्स को निकालकर उसे पढ़ने लगी। तभी किसी ने उसके पास पानी की बोतल की। अंतरा उस पानी की बोतल को देखने लगी और फिर श्रेया को घूरने लगी। श्रेया के चेहरे पर एक स्माइल थी और वो वाटर बोतल देते हुए बोली, आई थिंक यू नीड सम वाटर, क्योंकि तुमने अपना सारा गुस्सा शायद मुझ पर ही निकाल दिया। उसके मुंह से ये सारी बातें सुन अंतरा ना समझी में उसे देखने लगी और फिर उसने मना करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसकी बात पर श्रेया उसे जबरदस्ती देते हुए बोली, अरे मेरी जान पिलो, नहीं तो पढ़ाई में मन कैसे लगाओगी? अंतरा घूरकर उसे देखते हुए बोली, अभी क्या तुम्हें और लड़ाई करनी है जो तुम ये सब कर रही हो? उसकी बात पर श्रेया स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए बोली, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्योंकि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है और मैं किसी को दोस्त ही नहीं बनाती। यहाँ सभी मेरे पैसों के लिए मुझसे दोस्ती करते हैं पर मुझे सच्ची वाली फ्रेंडशिप चाहिए। उसकी बातों में सच्चाई थी जिसे अंतरा समझ पा रही थी। उसे अब श्रेया से कोई भी नेगेटिव वाइब नहीं आई, जिस वजह से उसने भी फिर एक स्माइल करते हुए कहा, तुम पक्का मेरी सच्ची वाली दोस्त बनना चाहती हो? उसकी बात पर श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, क्योंकि तुम सिंपल हो और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि तुम कोई ग्रीडी लड़की हो। इसी तरह वो दोनों आपस में बात करते हुए कुछ ही देर में बेस्ट फ्रेंड बन गए क्योंकि उनकी वाइब मैच हो गई थी और एक दोस्ती के लिए यही चाहिए था। अंतरा को भी एक ना एक फ्रेंड की जरूरत थी जो अब श्रेया ने पूरी कर दी थी। वो लोग बात ही कर रहे थे कि वहां उनके क्लास टीचर आ गए और उनकी क्लास स्टार्ट हो गई। दूसरी तरफ एक सुनसान कॉटेज में एक अंधेरे कमरे में एक आदमी को बांधकर रखा गया था और उसके आसपास गार्ड्स खड़े थे। वही वो आदमी खुद को छुड़ाते हुए उन सब से बोले जा रहा था, मुझे छोड़ दो, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरी आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो। उसकी बात पर एक गार्ड उससे बोला, हाथ हमारे आगे नहीं प्रेसिडेंट के आगे जोड़ना, क्योंकि तुमने उन्हें धोखा दिया है और प्रेसिडेंट धोखा देने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते, इसलिए ये सब उनके सामने करना। गद्दारी करने से पहले तुम्हें ये सब सोचना चाहिए था। उस आदमी की बात सुनकर उस आदमी को पसीने आने लगे और वो अपने आप को और तेजी छुड़ाने लगा, पर तभी उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाला इंसान अंदर आया। उसके फेस पर डार्क एक्सप्रेशन थे, वो दिखने में ही डरवाना लग रहा था। वहां के गार्ड्स उस इंसान को देखकर अपना सर रिस्पेक्ट से नीचे झुका लिए और फिर वो इंसान जाकर अपने किंग साइज चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसके बाद उसका असिस्टेंट भी वहां आया और उसी की साइड में जाकर खड़ा हो गया। वो इंसान अपनी काली गहरी आंखों से अपने सामने बंधे हुए आदमी को देखा। वो बेहद डरावना लग रहा था और तभी वो सर्द आवाज में बोला,
सोच समझकर तुम्हें दानिश ओबरॉय से दुश्मनी करनी चाहिए थी, और तुमने दुश्मनी की शुरुआत भी की तो धोखे से, जिसे मैं हरगिज माफ नहीं कर सकता। उसकी ऐसी बातें सुन वो आदमी थर थर कांपने लगा। उसे हद से ज्यादा डर तो उस इंसान की काली आंखों से लग रहा था। तभी दानिश ने उस आदमी को बिना कुछ बोलने का मौका दिए अपने हाथों में पकड़े हुए गन से उस आदमी के माथे पर शूट कर दिया, और उस आदमी की चीख पूरे कॉटेज में गूंज उठी। वहां खड़े सभी उस आदमी की चीख सुन रहे थे, पर किसी में कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि दानिश के आगे कोई अपनी नजरें नहीं उठा सकता था। वो आदमी कुछ ही देर में तड़पते हुए मर गया, जिसके बाद दानिश अपने आंखों में ब्लैक शेड्स चढ़ाते हुए वहां से उठकर सर्द आवाज में बोला, इसे ठिकाने लगा दो। ये कहकर वो बाहर चला गया। अब आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 देखें।